सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की तैयारियों में जुट चुके हैं। उत्तराखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और काफ़ी सारे दोस्तों का कहना है कि सर उनके मार्क्स कम आ रहे यानी कि क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं अब नई वीडियो बनाना शुरू कर दिया है मैंने सीटेट के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सीटेट के जो पेपर होने वाले हैं ये ऑनलाइन मोड में होंगे। यद्यपि अभी तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन एक नोटिफिकेशन ये आई थी कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में होगा दोस्तों। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बाल विकास एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत मैं ये लगभग मेरी तीसरी वीडियो है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या कर रहा हूँ कि अगर एक टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके बाद उसके MCQ क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रश्न आपके सामने आएंगे, जो कि आपकी एक अच्छी तैयारी कराएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे ऐसे मनोबल मिलता रहे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। तो बढ़ते हैं आज के चैनल यानी कि आज की वीडियो की तरफ को। तो देखते हैं दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है। ठीक है, इससे पहले मैंने जीन पियाजे का आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था दोस्तों। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, और यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक बार सीटेट में पूछे जाते हैं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और 2-3 क्वेश्चन जीन पियाजे से। तो अगर आपने पूर्व वीडियो नहीं देखी है जीन पियाजे की तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ उसकी MCQs जो मैंने लाया था उसको भी जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर बन जाता है दोस्तों कि जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था दोस्तों। तो ये दिया था आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बात आ रही है दोस्तों कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग था, ठीक है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग किस देश के थे? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने नैतिक विकास के चरणों में अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है। यानी कि नैतिक विकास के जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि विभिन्न चरण बताए थे, नैतिक विकास के चरण यानी कि स्टेज। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नॉर्मली हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कहेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, क्या हुआ था कि कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने की के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं। ठीक है, तो चरणों की अगर हम बात करें तो नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने चरण हैं, तो आप कहेंगे 6 चरण हैं दोस्तों। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का एक मूल रूपांतरण है। आपको बता देना चाहूंगा कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो ऑलरेडी पहले किसने दे दिया था? जीन पियाजे ने भी दे दिया था। तो नैतिक विकास के सिद्धांत से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक संबंध रखते हैं? तो आप कहेंगे एक तो कोहलबर्ग रखते हैं और दूसरा जीन पियाजे रखते हैं। और जीन पियाजे आपको पता है कि स्विट्जरलैंड यानी कि स्विस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। तो जो मतलब मूल रूप से ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे के जो नैतिक विकास के जो सिद्धांत दिए थे उसने उन्हीं का रूपांतरण किया कोहलबर्ग ने, और 6 चरणों में उन्हें बांटा दोस्तों। ठीक है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत, ठीक है, अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। अवस्था सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि विभिन्न आयु वर्ग के बीच में एक निश्चित अवस्था में, ठीक है, प्रयोग किए गए दोस्तों, और नैतिक विकास के क्रम को जाना गया कि किस तरीके से कि नैतिक विकास मनुष्य के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसे नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अवस्था सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग ने दिया है दोस्तों। तो ये एक छोटी छोटी जानकारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है नैतिकता की बात आ रही है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो कोहलबर्ग थे वो क्या करते थे, उन्होंने नैतिक विकास के चरणों पे जब शोध किया अपना, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो बच्चे थे, आसपास के बच्चे और विभिन्न आयु वर्ग के, उनके सामने वो विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाते थे दोस्तों। और उन कहानियों में से एक कहानी, छोटी सी कहानी है हेंज की।
तो हेंज एक यूरोप का एक नागरिक था, एक आदमी था। उसकी घरवाली जो थी, यानी कि जो वाइफ थी उसकी, वो मृत्यु के कगार पर थी दोस्तों। लेकिन जो मृत्यु के कगार पे इस तरीके से थी कि उसको कैंसर की बीमारी थी और उस कैंसर की कोई दवाई नहीं थी। ठीक है, तो हेंज को बताया गया कि इस कैंसर की एक ही दवाई एक व्यक्ति के पास है, जो कि फार्मासिस्ट है वहाँ पर एक मार्केट में, उसने बनाई हुई है। और अगर वो उस दवाई को ले लेता है तो उसकी वाइफ बच जाएगी, डॉक्टर उसको ये कहते हैं। तो हेंज जाते हैं उस फार्मासिस्ट के पास और बोलते हैं कि वो दवाई मुझे दे दीजिए ताकि मेरी वाइफ बच जाएगी। ठीक है, लेकिन फार्मासिस्ट देने से मना कर देता है। ठीक है, और जो उसका रेट होता है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है, क्योंकि वो बोलता है कि ये दवाई मैंने बना रखी है तो इससे मैं पैसे कमाऊंगा। तो बहुत कुछ बोलता है हेंज उस फार्मासिस्ट को कि मैं आपको दे दूंगा। अपने यार दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से वो पैसा कलेक्ट करके जाता है उसके पास। तो वो उसकी जो कुल लागत थी, यानी कि जो दवाई की लागत थी, उसकी आधी लागत ही वो क्या कर पाता है, कलेक्ट कर पाता है। लेकिन फार्मासिस्ट उसे वो दवाई देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाता है दोस्तों कि उसके बाद हेंज क्या करता है कि उस फार्मासिस्ट के वहाँ आग उग लगा देता है और उस रेडियम को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानियाँ वो सुनाता था। तो यहाँ पर एक बात आई कि जब फार्मासिस्ट ने दवाई देने से मना कर दिया तो हेंज को क्या करना चाहिए था, क्या चोरी करना अच्छी बात है? ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों से वो साक्षात्कार करते थे बच्चों का। ठीक है, तो तभी यहाँ पर एक बात आई कि नैतिकता से क्या बात, नैतिकता क्या है? तो नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। ठीक है, सही और गलत का में अंतर स्पष्ट करना अगर जान गया मनुष्य तो वही उसके अंदर क्या है, नैतिकता है। ठीक है, नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति से सभ्य समाज का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ठीक है, सही और गलत का जो निर्णय लेना है, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, नैतिक तर्कणा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नैतिक तर्कणा क्या है। तो नैतिक तर्कणा एक प्रकार का चिंतन है दोस्तों। ठीक है, जो चिंतन हमें सही और गलत का क्या निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए जो प्रेरित करता है, जो चिंतन हमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में कई बार ये होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। तो सही और गलत का जो निर्णय नहीं ले पाने की जो स्थिति होती है उसे नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा कहा जाता है, मॉरल डिलेमा। ठीक है, तो नैतिक द्वंद्व, और दो चीजें बोली थी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। एक तो उन्होंने कहा था कि नैतिक तर्कणा, कि वह चिंतन जिससे हम क्या कर पाते हैं, सही और गलत के फैसले को कर पाते हैं। ठीक है, और जब सही और गलत के फैसला को नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम किस में फंसे हुए हैं, नैतिक द्वंद्व में फंसे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो नैतिक तर्कणा और नैतिक द्वंद्व के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नैतिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरणों का वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने 2-2 चरणों या उप अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाएगा कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई कोहलबर्ग ने, अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अवस्था कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 है दोस्तों। और चरण कितने हैं, तो प्रत्येक अवस्था को 2-2 चरणों में बांटा, तो 3 दूना 6, तो 6 चरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अवस्था पूछी जाती है आपसे, ठीक है, अवस्था, ठीक है, कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाओं में रखा, तो 3 अवस्थाओं में रखा। ठीक है, लेकिन नैतिक विकास के कितने चरणों में बांटा गया है, तो 6 चरणों में बांटा गया है। तो जो 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों, वो क्या क्या है, एक तो है, सिंपल से याद कर लीजिए, आपको क्लियरली माइंड हो जाएगा। पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर, या इसको ये भी कह सकते हैं पूर्व रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं इसको दोस्तों। तो पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर। दूसरा है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर। ठीक है, परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत स्तर। और तीसरा है पश्चिम परंपरागत स्तर, या फिर इसको उत्तर रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर परंपरागत शब्द 3 जगहों पे आ रखा है। एक है पूर्व परंपरागत,
दूसरा है परंपरागत और तीसरा है पश्चिम परंपरागत या कि उत्तर परंपरागत भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। पश्चिम मतलब बाद वाला। तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत या पश्चिम परंपरागत, या फिर ये कह सकते हो आप पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर, रूढ़िगत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। इस तरीके से भी आप इस चीज को याद कर सकते हैं। तो तीन चीजें होगी, परंपरागत ही शब्द याद रख लीजिए। तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत स्तर, ये तीन स्तर हैं। अब इनके भी प्रत्येक के क्या बनेंगे दोस्तों, दो दो उपखंड बनेंगे। तो इस तरीके से 6 चरण बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है, नैतिक विकास के कोहल वर्ग के अनुसार। तो बढ़ते हैं आगे पूर्व परंपरागत स्तर पर, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर या फिर इसको क्या कहते हैं, लौकिक स्तर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों, ये सबसे पहले ये चीज याद रख लीजिए कि 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के जो स्तर होता है नैतिकता का, 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में, तो उसे पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है, ठीक है। साथ ही इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नैतिकता की बाल्यावस्था के रूप में किस अवस्था को जाना जाता है, तो 4 से 10 वर्ष को, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, ठीक है। और यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर है। तो नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो आप कहेंगे पूर्व परंपरागत स्तर दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, इस स्तर पर क्या सही और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो 4 साल से 10 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो ये नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बस वो जो बाहरी समाज में देखते हैं कि अगर बाई चांस ये काम करके मुझे शाबाशी मिलेगी तो वो उस काम को करते हैं, और जिस काम से दंड मिलेगा उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वही नैतिकता होती है बाहरी, ठीक है। तो बाहरी समाज का प्रभाव पड़ता है, यानी कि बाहरी समाज के नियंत्रण में रहती है नैतिकता। किस अवस्था में, पूर्व परंपरागत स्तर में, बाहरी समाज के नियंत्रण में, ठीक है। जब बालक किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अवस्था या अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर की हो जाती है, ठीक है। इसे बटनात्मक यथार्थवाद का भी स्तर कहते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग द्वारा इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को लिया जाता है। तो 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे आते हैं इसके अंतर्गत पूर्व परंपरागत स्तर में, आप मोटा मोटा जान लीजिएगा। और बच्चों के लिए नैतिक चीज वही होती है, दंड और उपहार के रूप में क्या होती है, दंड और उपहार के रूप में ही नैतिक अवस्था उनके माइंड में होती है। यानी कि अच्छा काम करके दंड नहीं मिलेगा या क्या काम करके दंड मिलता है, तो वो उनके लिए एक नैतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यानी कि नैतिकता पर बाहरी सामाजिकता पर ही नैतिकता आधारित होती है पूर्व परंपरागत स्तर में दोस्तों। अब इसके 2 पार्ट जो देखेंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस स्तर यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत 2 चरण या उप अवस्थाएं आती हैं। अब पहला क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा है अहंकार की अवस्था। तो आज्ञा एवं दंड यानी कि स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। तो जो पहली पूर्व परंपरागत अवस्था है उसके 2 खंड हैं दोस्तों, 2 चरण हैं। यानी कि एक है आज्ञा और दंड की अवस्था, ठीक है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा है अहंकार की अवस्था। अब क्या क्या है ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला चरण जो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, या फिर इसे क्या कहते हैं, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास या आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, यह नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण क्या है, तो आप कहेंगे आज्ञा एवं दंड की अवस्था, या फिर आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, ठीक है। इसको 2 नामों से जाना जाता है, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, या फिर आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण कौन सा है, तो आप कहेंगे आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है। यह बाहरी सत्ता पर आधारित है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, पूर्व परंपरागत स्थिति में यह बाहरी सत्ता पर आधारित है। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे, इसीलिए वो बड़ों की बातें मानते हैं, ठीक है। बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ जिसकी लाठी उसका भैंस कहावत चरितार्थ होती है। तो आप आज्ञा और दंड की अवस्था को समझ गए होंगे कि बच्चों में जो नैतिकता का जो भाव होता है वो बाहरी सत्ता पर आधारित होता है, ठीक है। उनको पता है कि बड़े बुजुर्गों की अगर हमने बात नहीं मानी तो वहाँ हमें दंड मिलेगा, इसलिए वो वहाँ पर बात मानते हैं
और उनको ये लगता है कि यहाँ पर अभी हमें दंड नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि सेल्फिश होते हैं वो बच्चे उस समय, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था या फिर आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास में बच्चे की जो नैतिकता होती है वो बाहरी सत्ता पर क्या होती है, आधारित होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, चरण 2, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत स्तर का जो चरण 2 है, पहला तो है आज्ञा एवं सजा अभिविन्यास या फिर दंड और पुरस्कार की आपने देख लिया था, दंड और पुरस्कार यानी कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है। दूसरी जो अवस्था है व्यक्तिगतता और विनिमय या अहंकार की अवस्था, इसको अहंकार की अवस्था ज़्यादा कहा जाता है, स्टेज ऑफ ईगो यानी कि, ठीक है। तो दूसरी अवस्था है व्यक्तिगतता और विनिमय या अहंकार की अवस्था। तो इसमें सिंपल सा आप इस तरीके से समझ लीजिए अहंकार की अवस्था कि बच्चा हर चीज़ में देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, ठीक है। जैसे ये मेरा इसमें से कौन है या ये मेरा है, ठीक है। या फिर कई बार आपने बच्चों को देखा होगा 4 से 10 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं वो उसी काम को करते हैं जो काम हम उनके लिए करते हैं। अगर आप मेरे को पेंसिल दोगे तो मैं भी आपको पेंसिल दूंगा, या अपने एक बच्चा अगर अब दूसरे बच्चे को अपने घर आने दे रहा है तो दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे को अपने घर आने दे रहा है। तो इसे कहते हैं अहंकार की अवस्था, यानी कि अपना मानने की अवस्था जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है, ठीक है। अहंकार की अवस्था क्या है, पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है। इस अवस्था को यांत्रिक साधन सापेक्षता भी कहते हैं, या ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये चीज़ देता हूँ तो आप मुझे भी वो चीज़ दोगे तभी मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है अहंकार की अवस्था, ठीक है। यह व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है, ठीक है। कि एक दूसरे का हित कैसे साधा जा रहा है कि अगर आप मुझे पेंसिल दोगे तो मैं आपको उसके बदले में कुछ दूसरी चीज़ दूंगा, ठीक है। तो व्यक्ति केंद्रित होती है और एक दूसरे के हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है, ठीक है। बालक आत्म केंद्रिता यानी मेरे लिए इसमें क्या है स्थिति को व्यक्त करता है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हर चीज़ में बोलेगा कि इसमें मेरे लिए क्या है, ठीक है। यहाँ तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा कहावत चरितार्थ होती है, ठीक है। तो जिसका लाठी उसका भैंस कहावत कौन सी अवस्था में चरितार्थ होती है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था में। और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा आप मेरी पीठ खुजलाओ, ये कहावत कहाँ चरितार्थ होती है, तो ये होती है अहंकार की अवस्था में दोस्तों, ठीक है। या फिर आप मुझे अपनी कलम दो मैं आपको अपनी दूंगा, तो यहाँ पर भी अहंकार की अवस्था होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने फ़ोन को अपने दोस्त को और अपने दोस्त के फ़ोन को यानी कि अपने पास ले करके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यक्तिगतता और विनिमय करते हैं। तो विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि जो पूर्व परंपरागत अवस्था है इसमें जो नैतिकता होती है वो पूर्ण रूप से बाहरी सत्ता पर आधारित होती है, और इसके 2 चरण हैं, पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों, यानी कि दूसरे जो चरण है, दूसरी जो अवस्था है उसको कहा जाता है परंपरागत अवस्था, या फिर इसको रूढ़िगत अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, या लौकिक स्तर कहा जाता है, ठीक है। तो परंपरागत ऑब्लिक लौकिक स्तर, ठीक है। तो परंपरागत जो स्तर होता है, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 साल तक होता था दोस्तों, और परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष तक होता है। तो कई बार ये ऑप्शन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के सिद्धांतों में कौन सा कथन सत्य है, तो यह कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरीके के पॉइंट आपके सामने डाल दिए जाएंगे कि परंपरागत स्तर 4 से 10 साल तक होता है, और 10 से 13 वर्ष तक होता है। पूर्व परंपरागत 3 से एक कहीं पर भी एक पॉइंट गलत कर सकता है वो आपको हटाना है, ठीक है ना। तो परंपरागत स्तर जो होगा वो 10 से 13 वर्ष की उम्र के बीच में होगा नैतिकता का, ठीक है। और इसे क्या कहा गया, इसे किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस, ठीक है, इसे किशोरावस्था के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इस स्तर पर लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों का व्यवहार अपने उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होना, ठीक है। जो भी नियम कानून माँ बाप ने बना रखे होंगे या जो बड़े बुजुर्गों ने बना रखे होंगे उन्हीं के आधार पर वो चलते हैं। कि जैसे माँ बाप बोलते हैं कि अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करो, तो वो उसी तरीके से आज्ञा पालन का मतलब सीन दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो
कुल मिलाकर जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। तो सामाजिक नियंत्रण कहीं ना कहीं इस अवस्था पे क्या रहता है, परंपरागत स्तर में नैतिकता क्या रहता है, सामाजिक नियंत्रण रहता है किस अवस्था पर, परंपरागत स्तर पर। ठीक है, तो परंपरागत स्तर पर नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे उन्हीं कामों को करते हैं जो उन्होंने पूर्व में कुछ नियम अपने बड़ों या अपने माँ बापों से सीखे हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, कोहलबर्ग द्वारा इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर के अर्थात 10 से 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिया गया। ठीक है, तो परंपरागत स्तर में कोहलबर्ग ने किस अवस्था के लोग लिए, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि प्राथमिक स्तर, दूसरा आएगा आपको उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत स्तर में कोहलबर्ग के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे यानी कि 10 से 13 साल तक की उम्र के बच्चों को लिया गया था। ठीक है, और बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, अपने बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि नैतिकता पर किसका नियंत्रण होता है, सामाजिक नियंत्रण रहता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस स्तर पर नियमों व सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता होती है। नियम और सिद्धांतों के आधार पर क्या होगी, नैतिकता होगी, क्योंकि जो नियम बना रखे होंगे बड़े बुजुर्गों ने, ठीक है, इसे नैतिक यथार्थवाद का स्तर भी कहते हैं। नैतिक यथार्थवाद यानी कि यथार्थवाद जो चीज और वस्तु या घटना को सत्य मान लिया जाता है और अपने इंद्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है, तो वो यथार्थवाद कहलाता है। ठीक है, तो नैतिक यथार्थवाद का स्तर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे परंपरागत स्तर को दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि नैतिक यथार्थवाद का स्तर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत स्तर को। ठीक है, अब क्या है जो परंपरागत स्तर है, इस स्तर को भी दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो एक तो प्रशंसा की अवस्था ये होती है कि हर जो नियम कानून बने होते हैं उसमें बच्चों को ये चाहिए होता है कि उनकी प्रशंसा की जाए। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अगर बात करें तो दूसरों का ख्याल रखना हो गया, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के हिसाब से चलना हो गया, तो इस तरीके की अवस्था होती है। तो इसको आगे हम देखते हैं। तो पहले देखेंगे हम प्रशंसा की अवस्था। तो ये चरण 3 है। तो चरण 3 में प्रशंसा की जो अवस्था है या फिर इसको क्या कहते हैं, अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अपीयरेंस एप्रिसिएशन। ठीक है, तो स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन क्या होता है, यानी कि प्रशंसा की अवस्था जो तीसरी अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं, दूसरों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, और इस अवस्था में लोग विश्वास करते हैं दूसरों पर। ठीक है, तो दूसरों पर विश्वास करना, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानना, यानी कि मुझे ये पता है कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या मिलेगी, एक प्रशंसा कहीं ना कहीं बाहर मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो प्रशंसा, बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहारों के मापदंड को अपनाते हैं। ठीक है, बच्चे और युवा अपने माता पिता के निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मानदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बनाते हैं। तो गुड बॉय और गुड गर्ल बनाने की जो बात होती है वो कौन से स्तर पे होती है, तो वो होती है प्रशंसा की अवस्था में। ठीक है, ये अच्छे पारस्परिक संबंध में। ठीक है, क्योंकि अच्छे गर्ल और अच्छी बॉय बनने की जो बात आएगी तो वो कैसे बनेंगे वो, क्योंकि जो माता पिता ने उनको जो नैतिक व्यवहार सिखाया है अगर वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो माता पिता भी क्या होते हैं, खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल की अवधारणा कौन से चरण में आती है नैतिक विकास के, तो प्रशंसा की अवस्था के अंतर्गत आती है या फिर परंपरागत स्तर के अंतर्गत हम इसको मानेंगे दोस्तों, क्योंकि परंपरागत स्तर का पहला चरण है प्रशंसा की अवस्था। तो परंपरागत स्तर आएगा या फिर प्रशंसा की अवस्था आएगा दोस्तों। ठीक है, इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है। ठीक है, तो दूसरों को प्रसन्न तभी तो जब हम माँ पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं या उनके नैतिक विचारों पर ध्यान देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमसे खुश होते हैं, यानी कि हम उनको कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ भी होता है या समाज के साथ भी होता है। ठीक है, जिससे उन्हें प्रशंसा मिले।
यानी कि दूसरों को भी प्रसन्न करना और खुद को भी उससे क्या मिले, प्रशंसा मिले। तो प्रशंसा की अवस्था आप लोग समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा है सामाजिक आदेश को बनाए रखना और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, ठीक है। तो एक तो प्रशंसा की अवस्था है और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होते हैं, जो चौथी है, इस अवस्था की नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है, ठीक है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है, ठीक है। यानी कि जो आदेश सामाजिक होते हैं या जो कानून होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं समाज में रहने के, इन सारी अवस्थाओं से बच्चा गुजरता है और उन्हें सीखने की कोशिश करता है दोस्तों, ठीक है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। तो सामाजिकता के गुणों को धारण कब किया जाता है, ये आपका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में दोस्तों, ठीक है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो किशोर ये इस तरीके से सोचते हैं, तो उनके अंदर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आ जाती है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि परंपरागत स्तर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला स्तर है जो वो है प्रशंसा की अवस्था, जिसमें गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की बात आती है, और दूसरी चीज़ आती है, दूसरी जो चरण है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें लोग क्या करते हैं, नैतिक और अनैतिकता का असर, इनकी जो इस अवस्था की जो नैतिक और अनैतिकता का असर होता है वो समाज पर पड़ने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था, सामाजिक जो आदेश होते हैं या सामाजिक कानून और सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित नैतिकता बच्चों के अंतर्गत स्पष्ट दिखाई देती है दोस्तों। तो सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे दोस्तों, जो कि अब आएगा तीसरा चरण, ठीक है। और तीसरा चरण है, पहला चरण हो गया था पूर्व परंपरागत, दूसरा चरण हो गया था परंपरागत, और तीसरा चरण है पश्चिम परंपरागत, यानी कि इसको उत्तरलौकिक स्तर भी कहेंगे, ठीक है। तो पश्चिम परंपरागत यानी कि उत्तरलौकिक स्टेज, ठीक है। और ये चलती है 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि लगभग पहले तो 28 वर्ष तक थी, फिर बाद यानी कि प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक यानी कि तीनों स्टेज आपको क्लियर हो चुकी है। एक तो है आपका 4 से 10 वर्ष, ठीक है। दूसरा है आपका 10 से 13 वर्ष, और तीसरी है आपकी 13 से आगे दोस्तों, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। तो पश्चिम परंपरागत और तीसरी जो अवस्था है, इसे युवा प्रौढ़ावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। आत्म अंगीकृत यानी कि आत्मा से स्वीकार किए गए नैतिक मूल्य जो होते हैं, आत्मा से स्वीकार किए गए नैतिक मूल्य का स्तर इसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें चिंतनशील हो जाता है व्यक्ति और उसके अपने अनुभव होने लगते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी सारे व्यक्तिगत लाभ के लिए काफ़ी सारे रास्ते खोजे जाते हैं, ठीक है। और एक ऐसा रास्ता खोजा जाता है जिससे कि उसका व्यवहार का रास्ता, जिससे कि उसको व्यक्तिगत लाभ मिले, ठीक है, नैतिकता के आधार पर। इस स्तर में नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है, यानी कि नैतिकता पर किसका नियंत्रण रहेगा, आंतरिक, यानी कि खुद का नियंत्रण रहेगा। यह स्तर सहयोगात्मक नैतिकता, ठीक है, मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो सहयोगात्मक नैतिकता का स्तर पश्चिम परंपरागत स्थिति में होता है, और यहाँ पर जो पश्चिम परंपरागत स्थिति है नैतिकता की, वो सबसे ऊंची अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है। युवा प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी इसे कहा जाता है। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का स्तर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आगे कि कोहलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी दो अवस्थाओं में बांटा, ठीक है। तो एक अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था, ठीक है, और दूसरी है विवेक सिद्धांत की अवस्था, यानी कि विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो देखेंगे दोस्तों सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है। तो सामाजिक समझौता क्या होता है कि सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सामाजिक समझौते की जो अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आत्म अंगीकृत
नैतिकता होती है, और वो अपनी चिंतनशीलता के आधार पर और अपनी नैतिकता के आधार पर ये स्पष्ट कर सकता है कि किस व्यक्ति के साथ या किस समाज के साथ रिश्ता बनाए रखना है, समझौता करना है या फिर समझौते को तोड़ना है दोस्तों। तो समझौता बनाए रखना और समझौता तोड़ना कौन सी अवस्था का है? तो पश्च परंपरागत अवस्था का है दोस्तों। ठीक है, पश्च परंपरागत या फिर सामाजिक समझौते की अवस्था में होता है। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। ये किस नैतिक अवस्था में सोचा जाता है? तो आप बोलोगे पश्च पश्च परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, या फिर सामाजिक समझौते की अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो मूल्यों का संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मूल अधिकार दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, तो व्यक्ति इस चीज़ का मूल्यांकन खुद कर पाता है। ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था में, और किसके साथ समझौता रखना है, किसके साथ समझौता तोड़ना है, इस स्थिति में ये सारा आ जाता है, यानी कि आपका 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती जाती है तो वो परिपक्व होता जाता है और वो अपने सामाजिक समझौते की स्थिति में और प्रबल होने लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, इसके चरण 6 पे, कि सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। तो जो लास्ट अवस्था है, ठीक है, पश्च परंपरागत की दूसरी अवस्था ये कह सकते हैं। तो इसकी जो दूसरी अवस्था है विवेक की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, तो सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर विवेक की अवस्था क्या होती है? इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। ठीक है, तो नैतिक चिंतन की सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो सर्वसम्मत सिद्धांत है उन पर नैतिक चिंतन करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। ठीक है, यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? तो आप बोलोगे सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था, या फिर पश्च परंपरागत स्तर। ठीक है, पश्च परंपरागत स्तर के अंतर्गत ही हम इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची अवस्था है सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर विवेक की अवस्था को क्या कहा जाता है? सबसे ऊंची अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता है। तो मानसिक शक्तियों का विकास करते हुए या फिर शक्तियों का प्रयोग करके विशेष प्रकार के नैतिक व्यवहार करता हुआ आता है, क्योंकि वो सार्वभौमिक सिद्धांतों का क्या कर रहा होता है? चिंतन की अवस्था होती है, और उससे वो नए चिंतन या नए नैतिकता को सीखता है दोस्तों। इसीलिए वो अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार समाज में करता है दोस्तों। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है। ठीक है, कि सभी मानवों के ऊपर एक नैतिक मानदंड होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे निर्णय जोखिम भरा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा और जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में सोचता है, अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलता है। ठीक है, तो ये आपकी विवेक की स्थिति होती है दोस्तों। विवेक उसी आदमी के अंदर होता है जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। तो कोहलबर्ग ने भी ये चीज़ें देखी थी यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद क्या होगा कि आपके सामने इसके एमसीक्यूज लाऊंगा मैं। ठीक है, एमसीक्यू लाए जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिए जाएंगे, कि ताकि आपका जो ये चैप्टर है कोहलबर्ग आपका सर्वसम्मति से आप लोगों के मन में बैठ जाएगा और आप इसे कभी ज़िंदगी में फिर दोबारा भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कोहलबर्ग के बारे में, कि कोहलबर्ग की कुछ आलोचनाएं हुई हैं, जिसमें से मुख्य आलोचना ये थी कि इन्होंने बालक यानी कि पुरुषों के ऊपर क्या किए थे? ये परीक्षण किए थे, और जो इनकी जो तीसरी स्थिति है पश्च परंपरागत स्थिति, इसमें ठीक है, इसमें सांस्कृतिक महत्व को कम दिया गया। यानी कि जो महिला और पुरुषों की जो संस्कृति है वो अलग अलग प्रकार की हर देशों में अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, तो वहाँ पर नैतिकता के स्तर में बदलाव आ जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अब
उनके लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नैतिक विकास के सिद्धांत स्थापित नहीं किए, जिसलिए कोहलबर्ग की काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय